बाबा सिद्दीकी के जो इन्होंने मर्डर दिन दहाड़े देखा है, उसके कारण भी लोगों का लोगों लोगों की राय बीजेपी आघाड़ी के विरोध में होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बीजेपी की कोशिश तो ये है कि जरांगे पाटिल को भी ऊपरी तौर से लेना, आरक्षण के समर्थन में भी करना, आरक्षण के विरोध में भी बात करना। और मेरे ख्याल से जनता उसका ये खेल समझ चुकी है कि जहाँ तक इन प्रकार के आरक्षणों का सवाल है, बीजेपी उनके साथ कोई आने वाली नहीं है। जनता इस बात को समझती है। गाय को राज्य माता राज्य माता, गौ माता के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया है। और यहाँ का किसान जानता है कि जब से केंद्र में सरकार आई और गाय के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया, तो किसानों की आर्थिक परिस्थिति पहले से खराब हो गई। 5,000 के अंदर का अगर बीजेपी हार रही है, तो उसको जितवाने के काम में हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक महारत हासिल कर ली है। महायुति आघाड़ी का सबसे मजबूत पॉइंट जो है, वो है उनका चुनाव का मैनेजमेंट। क्योंकि इनके पीछे पूरे आरएसएस की फौज है, इनके पीछे इन्होंने जो चुनाव यंत्रणा बनाई है, उसमें पन्ना प्रमुख से लेकर तो ऊपर अमित शाह तक जो सीढ़ी जाती है, वो बहुत एफिशिएंट है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। झारखंड विधानसभा की घोषणा किसी और एपिसोड में। आज चर्चा होगी महाराष्ट्र विधानसभा पर। उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा सूबा, 288 विधानसभा क्षेत्र है। मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की। वहां से एक तरह से स्नायु तंत्र है अर्थव्यवस्था का मुंबई भी महाराष्ट्र में ही। ब्रॉडली थोड़ा आंकड़ा दे रहा हूं और उसके बाद जो तोड़फोड़ हुई पिछले विधानसभा में, जो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन था, उसमें से शिवसेना के 2 खंड कर दिए गए। शरद पवार के भतीजे, उनको भी वहां से तोड़ के अभी डिप्टी सीएम है। और जो शिवसेना से टूट के गए थे एकनाथ शिंदे, वो अभी सीएम। जो पहले सीएम थे वो डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम वो भी। महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन, उसमें कौन कौन से घटक शामिल हैं पहले ये बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, शिवसेना एनसीपी जो अजित पवार गुट है, प्रहर जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले और जन स्वराज शक्ति। महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस लेड अलायंस में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी शरद पवार हैं, समाजवादी पार्टी हैं, रेजिडेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक और गठबंधन वो प्रकाश अंबेडकर का है, वंचित बहुजन आघाड़ी, वो भी एक गठबंधन है जो कि चुनाव में यदा कदा भी नजर आते हैं। अब महाराष्ट्र में 288 में से 33 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 14 सीटें वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। थोड़ा आंकड़ा ले लेता हूं पहले, किस जोन में कितनी सीटें हैं। मुंबई, वहां पर 36 सीटें हैं और वहां महाविकास आघाड़ी ज्यादा मजबूत दिखता है। कोंकण, वहां मुकाबला सेना बनाम सेना में, एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे, 39 सीटें हैं। विदर्भ में बीजेपी को खुद अपने बागियों से मुकाबला करना होगा, कुल सीटें हैं 62। वेस्टर्न महाराष्ट्र पवार का गढ़ है, यहाँ पे भीषण लड़ाई होगी, कुल सीटें हैं 58। उत्तर महाराष्ट्र भुजबल जो कि अभी मिनिस्टर है सरकार में और खड़से की परीक्षा होनी है, कुल सीटें हैं 47। और मराठवाड़ा, मराठा आरक्षण बहुत जोर शोर से है, कुल सीटें हैं 46। मुंबई में, अब महाराष्ट्र में अभी कई घटनाएं घटी हैं। मसलन शिवाजी का मसला तो है ही, इसके बाद जो रोड रेज कांड हुआ था वो भी मुद्दा है, महिलाओं का सुरक्षा मुद्दा है। लेकिन अभी अभी एक पॉलिटिकल मर्डर, बाबा सिद्दीकी का जो मामला है वो भी सबके सामने। विधानसभा के चुनाव होने हैं 20 नवंबर को और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आना है। क्या है महाराष्ट्र की तस्वीर, ये समझने की कोशिश है इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। देश के राजनीतिक सांस्कृतिक मिजाज पर इनकी पैनी नजर होती है। क्या तस्वीर है अभी महाराष्ट्र में? चुनाव की घोषणा होगी, क्या होगा सर? हरियाणा चुनाव का प्रभाव पड़ेगा या महाराष्ट्र का मिजाज कुछ और है? स्वागत है सर जी।
धन्यवाद रतनलाल। देखिए, सर। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, लोगों में एक भावना है कि बीजेपी ने यहाँ पार्टियों की जो तोड़-फोड़ की है, हर एक जी। पार्टी को उसने स्प्लिट करके 2 में डाल दिया है, शिवसेना को और शरद पवार की पार्टी को, एनसीपी को। तो उसके कारण जनता में एक प्रकार का असंतोष है। और यहाँ दूसरी बात ये है कि यहाँ की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़, वो जो यहाँ आने वाली थी, उसको गुजरात में डाइवर्ट कर दिया गया है। और लोगों को ये भी एक लगता है कि यहाँ का प्रशासन है, वो गुजरात के इंटरेस्ट को, गुजरात के हितों को मद्देनजर रख के हो रहा है। तो ये 3 चीज़ों के चलते जनता में जो रूलिंग महायुति अघाड़ी है, बीजेपी की अघाड़ी है, उसके प्रति एक गहरा असंतोष है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा जी। चुनाव में भी ये तस्वीर सामने आई थी कि जो यहाँ भले ही बीजेपी वाली गवर्नमेंट का शासन था, पर कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को अच्छी भली सीटें मिली, जिसने ये प्रदर्शित कर दिया कि महाराष्ट्र की जो भावना है, वो रूलिंग पार्टी यानी महायुति अघाड़ी बीजेपी वाली, उसके खिलाफ है। और इसके ऊपर आप देखिए कि हुआ क्या है कि महाराष्ट्र में भी जैसे किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी और ऊपर से शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो केवल 8 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ था, वो मूर्ति 8 महीने में टूट गई और उसमें करोड़ों रुपए का खर्च हुआ था। उसका उद्घाटन किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जो उद्घाटन विशेषज्ञ हैं, मेरे ख्याल से उनकी बाकी उपलब्धियों में एक ये भी उपलब्धि है कि वो उद्घाटन स्पेशलिस्ट के रूप में इतिहास में जाने जाएँगे। तो ये 3 चीज़ों के कारण और जो जनता में एक प्रकार का रोष है, उसके कारण जो वातावरण है, वो महायुति अघाड़ी के खिलाफ है। अब ये मैं मानता हूँ इस बात को कि महायुति अघाड़ी का सबसे मजबूत पॉइंट जो है, वो है उनका चुनाव का मैनेजमेंट। क्योंकि इनके पीछे पूरे आरएसएस की फ़ौज है, इनके पीछे इन्होंने जो चुनाव यंत्रणा बनाई है, उसमें पन्ना प्रमुख से लेकर तो ऊपर अमित शाह तक जो सीढ़ी जाती है, वो बहुत एफिशिएंट है और वो चुनाव के दिन लोगों को बूथ पर लाती है और उससे उससे आगे कुछ कमी रह जाती है, तो इलेक्शन कमीशन पूरा कर देता है। जैसा अभी हमने हरियाणा में देखा कि वो छोटी-मोटी 2-3 हज़ार, 5 हज़ार के अंदर का अगर बीजेपी हार रही है, तो उसको उसको जितवाने के काम में हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक महारत हासिल कर ली है। उसमें अलग-अलग तरीकों से उन्होंने एकदम स्पेशलाइज़ किया है कि अगर चुनाव में मार्जिन कम है, तो बीजेपी को कैसे जिताना। तो ये चीज़ें बीजेपी के फ़ेवर में है और बीजेपी के अगेंस्ट में जो है, वो है जनता की भावनाएँ। शिवाजी महाराज को लेकर, गुजरात के प्राधान्य को लेकर और यहाँ बढ़ती हुई बेरोज़गारी, महँगाई, इन चीज़ों को लेकर और उसके साथ-साथ ही ये जो इनकी जो सांप्रदायिक राजनीति है, जिसने अभी कोल्हापुर में दंगे करवाए थे, वो लोगों के मन में अभी भी ताज़ा है और कई लोगों को ये समझ है, ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार का पोलराइज़ेशन, ध्रुवीकरण करती है। तो उन्होंने वो कोल्हापुर में कोशिश की और उसके बाद भी वो इस प्रकार के चुनाव में इस प्रकार की चीज़ों में अग्रणी रहते हैं। एक बात और बता दूँ रतनलाल कि अभी उन्होंने क्या किया, अब चुनाव तो आ रहे हैं और बीजेपी लेड अघाड़ी को हमेशा इस बात की तलाश रहती है कि कौन से मुद्दे को लेकर भावनाओं को जागरूक किया जाए, तेज किया जाए, समाज को बाँटा जाए। तो अभी अब उन्होंने गाय को हाँ। हुँ। राज्य माता, गौ माता के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया है और यहाँ का किसान जानता है कि जब से केंद्र में सरकार आई और गाय के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया, तो किसानों की आर्थिक परिस्थिति पहले से खराब हो गई। यानी जो हुँ। गाय के कारण को बेनिफिट मिलते थे, वो खत्म हो गए और इधर से उस राज्य माता का दर्जा दे दिया गया है। अब राज्य माता का दर्जा देने से गाय की ज़िंदगी कोई आसान तो होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सड़कों पर घूमती रहती है, प्लास्टिक खाती रहती है, पेट में प्रॉब्लम होते हैं, तो राज्य माता दर्जा देना, ये एक ढकोसला है, जो जिसके नाम पे पहले देश में भी गौ हमारी माता है के नाम पर इतने लोगों की लिंचिंग हुई है। पर ये देखिए, इसी के साथ-साथ बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है।
और बीजेपी के कानूनों का कमाल ये है कि उनके नाम ज्यादातर लगते हैं मुस्लिम नाम, अल कबीर, अल ये, अल वो, और उसके ओनर ज्यादातर जैन है या हिंदू है, कई बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो अंतर विरोध है गाय के बारे में, वो भी कई लोग उसको पहचान रहे हैं कि गौ हमारी माता है, ये केवल एक चुनावी नारा है और इसका गाय के सुरक्षा से, गाय के वेलबींग से कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग भी जानते हैं कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो समाज को बांटती हैं भावनात्मक मुद्दों को लेकर और गुजरात को प्राधान्य देकर, क्योंकि बीजेपी में जो एक तरफ से मोदी शाह की जोड़ी है वो तो ज्यादातर गुजरात को फेवर करती है, और महाराष्ट्र स्वाभाविक रूप से एक नंबर 1 का राज्य था। बम्बई यहाँ की देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ जिस प्रकार से इनकम होती है उसको लेकर इन्होंने जो बवाल मचाया हुआ है और गुजरात को जो फेवर कर रहे हैं, ये जनता में आज पहुंच रहा है। तो इसके कारण मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं उसमें आघाड़ी को, मेरे ख्याल से काफी बीजेपी की आघाड़ी को काफी पीछे हटना पड़ेगा। अब ये बात और है कि इलेक्शन कमीशन अपना कमाल दिखाए और अमित शाह जी जो अपने दूसरे तरीकों के लिए जाने जाते हैं, खरीद फरोख्त के मामले में मेरे ख्याल से वो पहले भी कोई तो भी ये थे, शेयर बाजार में काम करते थे, तो खरीद फरोख्त तो उनका स्पेशलाइजेशन है। अब ये बात मैं पक्के तरीके से नहीं कह सकता, पर विधायकों को खरीदना बेचना, बेचना तो नहीं, खरीदने का ही काम वो ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आघाड़ी के लिए बहुत फेवरेबल है, पर जनता का जहां तक आक्रोश है वो आघाड़ी के खिलाफ है। जनता को जहां तक फीलिंग्स हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली थी उसके बाद से जनता के बीच में इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत सकारात्मक सकारात्मक नजरिया विकसित हुआ है। और ये बात मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि यहाँ जो इंडिया अलायंस के पीछे जो भारत जोड़ो अभियान और दूसरे जो लोग खड़े हैं, ऐसे भारत जोड़ो अभियान एक है, ऐसे 2-3 और संगठन है, एडुलू कर्नाटका है और दूसरे सांप्रदायिकता विरोधी मंच कहते हैं, वो कई तौर पे समाज में इस बात को सच्चाई को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लगता है कि बीजेपी अलायंस पीछे रहना चाहिए और इंडिया अलायंस आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा मूल्यांकन है। तो आपने कहा कि अभी राजमाता घोषित की गई है गौ माता को, और कुछ पैसे वैसे फंड भी वो देने का प्रावधान है, तो गौ माता यानी कि राजमाता नैया पार लगाएंगी? लोगों में क्या चर्चा है इसको लेकर? लोगों में इसको ज्यादा उत्साह नहीं है। रतनलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय का पहले 20 साल पहले किसान की जिंदगी में बहुत आर्थिक महत्व था। वो जी। उससे दूध लेता था, उसके बच्चों से बैल से खेती करवाता था, और अभी जो गाय दूध नहीं दे सकती उस गाय को वो बेच देता था, करीब 20,000 रुपए में दे बेच देता था। एग्जैक्ट आंकड़ा है, 20-16 हजार के बीच में दे बेच सकता था। अभी तो वो बेचने का सवाल ही नहीं आता। गाय एक बार दूध देना बंद कर दी तो किसान उसको छोड़ देता है, तो वो गाय फिर किसानों के खेतों पर आक्रमण करती है, सड़कों पर घूमती है, उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो भले ये गाय माता को सामने रखकर वोटों की बारिश होगी ऐसा सोचें, पर मुझे लगता है कि गाय के मुद्दे का इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सरल सी बात यह है कि गाय के कारण, गाय को मुद्दा बनाने के कारण यहाँ की आर्थिक परिस्थिति खराब होती है किसान की, गांव में। और तो इसलिए गौ माता जैसे भगवान राम के सहारे इन्होंने बहुत नैया पार लगाई 3-4 चुनाव में, वैसे गौ माता इनको अ, वैतरणी पार कराएगी क्या, ये मुझे इसके बारे में चुनाव की वैतरणी पार कराएगी क्या, इसके बारे में मुझे शंका है। सर, अभी मराठा आंदोलन बीच-बीच में जोर पकड़ता है, चुनाव भी आ गया। जो जी मराठा आंदोलन में 40 सीटें हैं उस मराठवाड़ा में। जी। तो ये किस तरफ जाएगा? बीजेपी क्या दोनों तरफ खेल रही है? अब बीजेपी की कोशिश तो ये है कि जरांगे पाटिल को भी ऊपरी तौर से लेना, आरक्षण के समर्थन में भी करना, आरक्षण के विरोध में भी बात करना। पर मेरे ख्याल से जनता उसका ये खेल समझ चुकी है कि जहाँ तक इन प्रकार के आरक्षणों का सवाल है, बीजेपी उनके साथ कोई आने वाली नहीं है। जनता इस बात को समझती है, और आरक्षण के बारे में इंडिया अलायंस ने जो पोजीशन ली हुई है वो बहुत सुलझी हुई पोजीशन है।
और उसी समझ के आधार पे लोगों को पता है कि उसी समझ के आधार पे आरक्षण के मुद्दे को हल किया जा सकता है। और क्योंकि देखिए, ये जो पाटिल समाज है, पहले आर्थिक रूप से बहुत सशक्त था, पर अभी खेती की दुर्दशा जैसे हुई, तो उनको आर्थिक परिस्थिति में वो जो उनका प्राधान्य था, वो नहीं है। तो उनके आरक्षण को लेकर इंडिया अलायंस जिस प्रकार से बात कर रहा है, वो काफ़ी सुलझी हुई बात है और ये बात जनता को जानती है। तो उसके कारण बीजेपी को कोई लाभ होगा, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अभी एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ, हत्या बाबा सिद्दीकी की। जी, क्या जी, जी। आने वाले चुनाव में वो फैक्टर अभी बहुत उसमें हंगामा चल रहा है, उसकी तारें भारत से लेकर और साबरमती जेल से लेकर कनाडा तक जुड़ रहा है, राजनयिक वापस हो गए हैं डिप्लोमैट्स कनाडा, भारत के। तो ये मुद्दा एक इंटरनेशनल इश्यू बन गया है। क्या ये जी, मुद्दा वहाँ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉलिटिकल इलेक्शन में? निश्चित रूप से। बाबा सिद्दीकी का जो राजनीतिक प्रभाव था, वो काफ़ी मज़बूत था। वो एनसीपी में जो उनका जो वर्चस्व था, वो काफ़ी मज़बूत था और उनका बेटा भी यहाँ का एमएलए है। ये पहले प्रिया दत्त के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। प्रिया दत्त जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा। थी, वहाँ से चलकर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बनाया और उनकी ख़ास बात ये थी, उन्होंने जो फ़िल्म वर्ल्ड के बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थी, उनसे भी दोस्ती की और राजनीतिक तौर पे एक तरफ तो माइनॉरिटीज़, दूसरी तरफ से फ़िल्म वर्ल्ड और तीसरी तरफ से जो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, उसके कारण उनकी एक हल्के में अच्छी लोकप्रियता है। और इस प्रकार से जो अपने आप को कहते हैं हमारा प्रशासन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, मजबूत रूप से चल रहा है, उसी प्रशासन में दिन दहाड़े एक बड़े लीडर की हत्या, ये इसका प्रभाव जनता पर हुआ है। जनता इससे काफ़ी विचलित है और वो ये जो इसका दोष यहाँ की होम मिनिस्ट्री जो बीजेपी के पास है, यहाँ की सरकार जिसमें बीजेपी लीडिंग में है, तो निश्चित रूप से बाबा सिद्दीकी के जो इन्होंने मर्डर दिन दहाड़े देखा है, उसके कारण भी लोगों का लोगों लोगों की राय बीजेपी आघाड़ी के विरोध में होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी महिलाओं का सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने पढ़ा, देखा और रोड रेज की समस्या है। इसके अलावा वहाँ कौन-कौन से ज्वलंत आपने शिवाजी की बात कर ही दी, बाबा सिद्दीकी की बात कर दी। क्या ब महँगाई, बेरोज़गारी, तमाम ये निजीकरण या राष्ट्रवाद भी चलेगा, संविधान भी चलेगा? क्या-क्या मुद्दे हैं जो प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस चुनाव में? देखिए, प्रोमिनेंट जो मुद्दे हो सकते हैं, ये हमने जो गिनाए, इसके अलावा बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए बम्बई एक ऐसा शहर था, मुंबई ऐसा शहर था, जहाँ लोगों को रोज़गार आसानी से हुँ, मिल जाता था और पूरे महाराष्ट्र क्या देश के लोग बम्बई इसीलिए आते थे कि भाई 2 टाइम की रोटी तो मिल जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा। पर अभी वो हालत नहीं रही। अभी जिस प्रकार से आर्थिक परिस्थितियाँ पिछले 15-20 साल से खराब हो रही हैं, उसमें लोगों की वो उम्मीद टूट रही है। और ख़ास तौर से बम्बई में क्योंकि शिक्षा के भी बहुत बड़े-बड़े संस्थान हैं, उनमें से बहुत सारे ग्रेजुएट भी निकलते हैं। और तो और रतन लाल आपको मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आईआईटी के ग्रेजुएट्स को भी नौकरी नहीं मिल रही। नहीं अब मिल रही। ये इंडिकेशन है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट का कितना महत्व था और कितना उसका भी हाल हो गया है, ये उसका एक बहुत बड़ा इंडेक्स है। तो उसको चलते हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। और बढ़ती हुई महँगाई, वो तो पूरे देश में है, कोई महाराष्ट्र उससे हुँ, अछूता नहीं है। किसी से भी आप बात करो, तो वो यही रोना रोएगा कि भाई हमारी जो इनकम है और जिस प्रकार से महँगाई बढ़ रही है, हम इस बढ़ती हुई महँगाई से कोप अप इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। फिर आजकल तो मध्यम वर्ग में एक और बात हो गई है, बच्चों की शिक्षा, वो तो महँगे से हुँ, महँगी होती जा रही है, महँगे से महँगी होती जा रही है। मैं बम्बई में देखता हूँ तो यहाँ म्युनिसिपल एजुकेशन जो इन्होंने कर दिया है, वो एकदम थर्ड क्लास हो गया है। हुँ। आपके घर में काम करने वाली बाई भी जो आएगी, वो भी बोलेगी मेरे को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना है, म्युनिसिपल स्कूल में नहीं भेजना। तो अब ये जो एक असंतोष हुआ है इनके शिक्षा नीतियों के कारण और म्युनिसिपल स्कूलों को डाउनग्रेड करने के कारण, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
और इसका सीधा संबंध रोजगार से जुड़ा हुआ है, इसका सीधा संबंध हमारे औद्योगिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। तो सब चीजें देखा जाए, लुब्बो-लुआब ये है कि बीजेपी का जो शासन रहा है, उसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को नेस्त-नाबूद कर दिया है। और महाराष्ट्र में तो एक एडिशनल फैक्टर, एक दूसरी बात जो है कि यहाँ की ज़्यादा चीज़ें गुजरात जा रही हैं। जो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट बम्बई में लगने वाले थे, महाराष्ट्र में लगने वाले थे, उनको गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इससे तो लोगों में असंतोष और बेरोज़गारी और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वास्तव में तो गुजरात इनका सेंट्रल गढ़ है। इनका जो क्या कहा जाए, जो भी है, इनकी ये आर्थिक राजधानी को शिफ्ट करना चाहते हैं बम्बई से दूर, क्योंकि बम्बई जो देश की आज आर्थिक राजधानी है, उससे हटाकर ये यहाँ गुजरात में ले जाना चाहते हैं, अहमदाबाद हो, दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। तो इसका भी एक असंतोष और इसके कारण होने वाली बेरोज़गारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल। जी, महाराष्ट्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति का केंद्र रहा है। खुले हुए जी, बाबा साहब हुए, साहू जी महाराज हुए, तमाम तरह के जी। महापुरुष वहाँ पर हुए। अभी दलित राजनीति की दशा और दिशा क्या है? अठावले तो बीजेपी के साथ हैं और कई जी। छोटी-छोटी पार्टियाँ और हैं। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन महाअघाड़ी चला रहे हैं और चुनाव लड़ते हैं। ओवरऑल दलित पॉलिटिक्स का रुझान क्या है? प्रकाश अंबेडकर किस करवट बैठेंगे? ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो महाराष्ट्र दलित चेतना, दलित आंदोलन का केंद्र रहा है, जिसने दलितों को इतना सशक्तिकरण किया है, उस महाराष्ट्र में आज दलित राजनीति बिखरी हुई है। जो महत्वपूर्ण तरीके से अपना वर्चस्व दिखा सकती है। अब रामदास आठवले तो कहता है कि जो पार्टी जीतेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। प्रकाश अम्बेडकर निश्चित रूप से चुनाव लड़ते हैं बहुत सीटों पर, और अगर आप देखिए तो जहाँ-जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ बीजेपी जीतती है। उन्हें पता है कि वो जीतने वाले नहीं है, पर उनके जो खड़े रहने से जो वोट डाइवर्ट होंगे अवे फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस से दूर होंगे, वो उनकी झोली में पड़ेंगे, जिससे बीजेपी ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर उभरेगी। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में जो दलित लीडरशिप है, वो एक प्रकार का नकारात्मक रोल प्ले कर रही है। क्योंकि हमें दलित आंदोलन से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएँ हैं। यही वो आंदोलन है जो जिस देश में समता की राजनीति को, समता की तरफ जाने वाली यात्रा को मजबूत कर सकता है, और यही वो राजनीति है जिसको आज बीजेपी ने अपनी गोद में बिठा लिया है, अलग-अलग तरीकों से। समाज में वो सामाजिक समरसता मंच उनका सक्रिय है, और रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर ऐसे नेता, वो ऐसा ही रोल प्ले कर रहे हैं जिससे बीजेपी और मजबूत हो। और बीजेपी अंदर से तो मनुवादी है, ऊपर से मनुवाद की आलोचना करेंगे, ऊपर से कहेंगे बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाया, पर अंदर से जब मौका आएगा और उनको एक मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, तो पूरा बाबा साहब को भूल के वो मिनिस्टरशिप के पीछे चले जाएँगे, या और कारणों से ऐसी जगह पर चुनाव लड़ेंगे जिससे कि बीजेपी जीत जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि यहाँ दलित नेतृत्व में एक बहुत बड़े एकता की, सुधार की ज़रूरत है। चलिए सर, मतलब ब्लू गमछे में अंबेडकरवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक भी छुपे हुए हैं। बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन जी, विचारों पर ताला लगा कर रखते हैं, अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की चाहत में हैं। महाराष्ट्र चुनाव होने बिल्कुल। वाला है, बहुत बारीकी से पुनियानी साहब ने हमें समझाया और लगातार इस पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। तब तक आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।